एक दिन राजा की नजर गई अपने लिए लाए गए खाने में पड़ी चम्मच पर, जो काली पड़ गई थी। उसने नौकरों को बुलाया और कहा कि ये खाना किसने बनाया है, लेकिन जिस बेचारी लड़की ने खाना बनाया था उसने कहा कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। राजा को गुस्सा तो इतना ज्यादा आया था कि वो उन सबको मार देना चाहता था, लेकिन महामंत्री ग्यून ने राजा को शांत किया। उसके बाद राजा ने ग्यून से पूछा कि तुम्हें मेरा हमशक्ल मिला, लेकिन जब ग्यून ने ना कह दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने उसे जल्द से जल्द अपना हमशक्ल ढूंढने के लिए कहा। फिर सभा में सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को इस चाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियोंग हो दरअसल रानी का भाई है। ऐसी बातें फैल रही थी कि रानी का परिवार राजा के खिलाफ चाल चल रहा है। सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को फांसी देने की मांग की, लेकिन महामंत्री ग्यून की सलाह थी कि अफवाहों की वजह से फैसला न लिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया। वो सभी मंत्रियों की बात भी नहीं टाल सकता, लेकिन उसके पास जियोंग हो के खिलाफ सबूत भी नहीं थे। इसीलिए उसने जियोंग हो को फिलहाल के लिए कैद में रखने के लिए कहा। ये सब देखकर रानी दुखी होकर वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि जल्द ही उसके भाई का सर काट दिया जाएगा, क्योंकि सभी उसके खिलाफ थे, और फिर कुछ वक्त बाद उसका भी। कुछ दिनों बाद रॉय नाम का एक आदमी नौटंकी करके राजा का मनोरंजन करने के लिए वहाँ आया। वो इस वक्त मजाक मजाक में राजा की नकल कर रहा था, पर तभी अचानक एक खास सिपाही की नजर उसके ऊपर पड़ी। इसके बाद ग्यून के कहने पर उसे किडनैप करके उसके सामने पेश किया गया, और जब उसने रॉय को देखा तो वो चौंक गया। वो राजा का हूबहू हमशक्ल था। उसी रात रॉय को राजा के सामने पेश किया गया। शुरू में उसे देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि वो हूबहू उसके जैसा दिखता है, लेकिन रॉय बहुत ज्यादा डरपोक है। ये देखकर राजा थोड़ा दुखी भी हुआ। उसे लगा कि ये आदमी कभी भी राजा होने का नाटक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रॉय ने अपनी एक्टिंग दिखाई तो राजा की आवाज से लेकर उसके बात करने के तरीके और चलने के अंदाज तक सब कुछ एकदम पकड़ लिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा ने रॉय को अपनी जगह सुला दिया और खुद अपनी प्रेमिका के पास चला गया। महल में रॉय बोर हो रहा था तो वो राजा की तरह बात करने की कोशिश करने लगा। जब वो अकेले ये सब कर रहा था तो नौकर ने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। रॉय को समझ आया कि मैं तो राजा हूँ, एक ऑर्डर पर जो मांगूंगा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। ये सोचकर तो वो बच्चे की तरह खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। ये महल राजा के दुश्मनों से भरा पड़ा था। वहाँ राजा अपनी प्रेमिका के साथ चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मनों का डर उसे हर वक्त सताता। अगले दिन सब अपनी अपनी जगह वापस आ गए। रॉय को राजा की जगह लेने के लिए कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। अब रॉय को हर 3 रातों में एक बार राजा की जगह लेनी होगी। वो खुशी खुशी मान गया, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा था। कुछ दिनों बाद चम्मच के काले पड़ने का सही कारण सामने आया। खाना जब मुर्गियों को दिया गया तब उन्हें खाना खाने से कुछ भी नहीं हुआ। असली वजह थी बांस से बनाया हुआ नमक, जो खाने में इस्तेमाल हो रहा था। ग्यून ने राजा को ये बात बताई और कहा कि रानी के भाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से तो लग रहा है कि वो बेकसूर है। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ जियोंग हो दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मेरी तरफ है, उस पर भरोसा है मुझे, लेकिन मेरे दुश्मनों को ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं। इसके लिए मुझे उसकी जान की कुर्बानी देनी होगी। उस रात ग्यून को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। राजा को जहर दे दिया गया था। ग्यून राजा के पास भाग कर गया। डॉक्टर ने कहा कि राजा की हालत खराब है और शायद वो नहीं बचेगा। ग्यून को लगा कि अगर लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि राजा मर चुका है तो प्रजा में बहुत ज्यादा हबड़ा दबड़ी मच जाएगी और दुश्मन देश कमजोर समझकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ग्यून जानता था कि इस बात की खबर डॉक्टर ने सिर्फ उसे और एक और मंत्री को दी है, इसलिए ग्यून ने बाकी दोनों को भी इस बात को राज रखने के लिए कहा। उसने राजा को अपने इलाज के लिए गुप्त जगह पर भिजवा दिया और रॉय को उसकी जगह पर बैठा दिया। ग्यून ने उसे वादा किया कि तुम्हें 40 चांदी के सिक्के मिलेंगे। पहले तो रॉय ने मना कर दिया ताकि पैसे और ज्यादा मिले, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो रॉय वापस आ गया, इस बहाने कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। 40 चांदी के सिक्के क्या 20 दे देना? चलो 40 ही ठीक है। उसी पल से एक नई कहानी शुरू हो गई। रॉय अब राजा की जगह पर बैठने लगा। अब ग्यून सभी चीजों का ध्यान रखने लगा और साथ ही रॉय को राजा के तौर तरीके समझाए। उसने रॉय से कहा कि जो भी काम हो उसे चुपचाप होने दे और ज्यादा किसी से बात न करे, और खास तौर पर उसे रानी और राजा की किसी भी प्रेमिका से मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्टर हो, उनकी रानी और प्रेमिका को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसी बीच रॉय को महल के कई राज पता चले। उसे राजा की ठाट बाट पता चले कि राजा तो हगने के लिए भी कहीं नहीं जाता। नौकर उसके लिए एक बर्तन लेकर आते हैं और बाहर इंतजार करते हैं कि राजा आराम से अपना काम कर ले, और फिर उसे बधाई देके अपने हाथों से राजा को साफ करते हैं नीचे से। राजा का एक खास डॉक्टर फिर जो उसने निकाला है उसकी जांच करता है और उसके आधार पर कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है राजा के साथ या कुछ गड़बड़ है। उसके खाने की जांच करने वाली टीम भी थी, जो राजा के खाने से पहले ये खाकर देखती थी कि जहर तो नहीं है इसमें। जब वो लोग हाँ में जवाब देते तभी राजा खाना खाता। इतना सारा लजीज खाना देखकर रॉय उस दिन खुद को रोक नहीं पाया। बाद में उसे पता चला कि रसोई घर में काम करने वाले लोग राजा का बचा खुचा खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन जब रॉय पूरा खाना खा गया तो उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। उसे राजा की बहुत सारी प्रेमिकाओं के बारे में भी पता चला। उसके मन में एक बार तो आया कि मिल आता हूँ, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं किया। एक चीज जो रॉय को बहुत ही अजीब लगी वो ये थी कि कोई भी छोटी गलती हो जाती अगर नौकरों से तो कहने लगते कि राजा जी हमें मार दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। रॉय को उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ मचती थी।
फिर एक दिन रॉय ने रानी को देखा। उसे महसूस हुआ कि रानी बहुत दुखी है। उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। रॉय के दिल में उसे और जानने की इच्छा जाहिर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे याद दिलाया कि रानी से मिलना सख्त मना है। जैसे ही रानी ने रॉय की तरफ देखा तो वो छुप गया। एक राजा होने के नाते ये बड़ी अजीब सी हरकत थी। फिर उसे वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। लेकिन उसे एक पल में रानी को लगा कि मेरा पति जो कि क्रूर और निर्दयी राजा है वो कुछ अलग सा लग रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई, ग्यून ने रॉय को बताया कि कल राजा की सभा है, तुम्हें उसमें जाना होगा। ग्यून ने उसे खास तौर पर कुछ मंत्रियों से सतर्क रहने को कहा, क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं, बाल की खाल उधेड़ देते हैं। पहले भी कई बार अपनी राजनीतिक चालों से उन्होंने राजा को गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है, लेकिन गृह मंत्री तो सबसे खतरनाक है, वो उन सबका लीडर है। फिर ग्यून ने रॉय को एक चिट्ठी दी। कल उसे ये चिट्ठी पढ़नी होगी और कई आदेश देने होंगे। लेकिन जब रॉय ने पढ़ना शुरू किया तो ग्यून और मुख्यमंत्री हैरान रह गए। एक पल के लिए उन्हें लगा कि राजा ही उनके सामने बैठा है। अगले दिन राज्यसभा शुरू हुई और रॉय वहाँ एक राजा की तरह आया, चिट्ठी पढ़ने को एकदम तैयार। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो वो एकदम खाली थी। इस बात से रॉय परेशान हो गया। ये देखकर ग्यून मदद के लिए आगे बढ़ा। खाली चिट्ठी देखकर ग्यून ने बचाव में कहा कि आज राजा का गला खराब है, इसीलिए वो आदेश नहीं देंगे। राजा के बदले में उसने आदेश देने शुरू किए। फिर उसने आदेश दिया कि जोंग हो पर लगे इल्जाम को हटा दिया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले को पकड़ा जाए। राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे मंत्रियों को ये फैसले बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। खैर, उधर महल में काम करने वाले लोगों से रॉय का रिश्ता बेहतर होता जा रहा था। खासकर राजा से पहले जो खाना चखने वाली लड़की है वो रॉय की सबसे खास बन गई। राजा सबसे प्यार से बात करता, उनके साथ हंसता था और सबके लिए खाना भी बचा लेता। ये देखकर मुख्यमंत्री का दिल भर आया और सारे नौकर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले कभी राजा को ऐसे नहीं देखा। सब बात कर रहे थे कि कैसे कठोर राजा अब बहुत अच्छा बन गया है। वहीं ग्यून असली राजा से मिलने गया। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है राजा ठीक हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसने ये भी बताया कि राजा को जहर नहीं दिया गया, बल्कि कोई नशीली दवाई दी गई थी और ये शायद तभी हुआ होगा जब राजा अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इस बात से ग्यून सतर्क हो गया। उसने छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि गृह मंत्री राजा की प्रेमिका से मिलने गया। उसने प्रेमिका से पूछा कि राजा आजकल उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं नहीं जानती, लेकिन राजा ना तो रानी से मिल रहे हैं ना ही अपनी बाकी प्रेमिकाओं से। ये बात गृह मंत्री को थोड़ी अजीब सी लगी। फिर उसे पता चला कि ग्यून ने राजा की प्रेमिका के बारे में छानबीन शुरू की है। पकड़े जाने के डर से उसने आदेश दिया कि सभी सबूत मिटा दिए जाएं और राजा की प्रेमिका को मार दिया जाए। जब ग्यून वहाँ पहुंचा तो पता चला कि प्रेमिका तो गायब है और वहाँ आसपास की जमीन जली हुई थी। अगले दिन गृह मंत्री अपने कुछ और साथियों के साथ रॉय के पास आया। उन्होंने कुछ नए कानून लागू करने का प्रस्ताव रखा और रॉय ने बिना कुछ सोचे वो सारे प्रस्ताव पास कर दिए, जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। जल्द ही ग्यून को पता चला कि गरीबों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और रानी के भाई जियोंग हो के खिलाफ फिर से जांच के ऑर्डर हो गए थे। उसने रॉय से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रॉय ने बोला कि तुमने ही तो कहा था कि मंत्री जो प्रस्ताव लेके आएंगे उसे पास करना है। ये सुनकर ग्यून गुस्से में आ गया। उसने उसी वक्त एक सभा बुलाई ताकि इन सब चीजों पर चर्चा हो सके। ग्यून थोड़ा गुस्से में परेशान लग रहा था, लेकिन रॉय एकदम शांत है। उसने मुख्यमंत्री से पूछा कि लोगों के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, जिसके बाद मंत्री उसे राजा की लाइब्रेरी में ले गया। वहाँ उसे पता चला कि पूरा राज्य पहचान टैक्स के सिस्टम पर चल रहा है, जहाँ हर एक आदमी एक ही टैक्स देता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी जमीन का टैक्स देना होता है। इस वजह से बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे थे। उसे पता चला कि एक बार राजा ने ऐसा सिस्टम लागू किया था जिनमें सबको अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स भरना होगा, लेकिन एक साल के अंदर ही उसे हटा दिया गया, बड़े बड़े जमींदारों के दबाव की वजह से। उसके बाद खाना चखने वाली लड़की खाना लेकर आई। राजा ने उससे पूछा कि तुम महल में कैसे पहुंची। उसने हिचकिचाकर अपनी कहानी सुनाई। उसके पिता एक किसान थे, उनकी छोटी सी जमीन थी, उनकी इतनी कमाई थी नहीं और एक दिन उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स भरने के लिए कहा गया। उन्होंने किसी से उधार लिया, लेकिन वक्त पर अपना कर्ज चुका नहीं पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना घर और जमीन भी खो दी। इसके बाद उसके पिता को जेल हो गई और कर्ज चुकाने के लिए उसे, उसकी माँ को और उसके भाई को नौकरों की तरह बेच दिया गया। फिर उसे खरीद कर महल में ले आया गया, लेकिन उसके बाकी परिवार की उसे कोई खोज खबर नहीं है। बस वो इतना जरूर जानती है कि उसके पिता पर जेल में बहुत अत्याचार हुए, जिससे वो मर गए। ये बताते हुए वो रोने लगी। मुख्यमंत्री को भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ। रॉय को पहली बार पहचान टैक्स की डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने लड़की से वादा किया कि वो उसे उसकी माँ से वापस मिलवाएगा। साथ ही इस बात से रॉय बहुत हिल चुका था। उसने सोच लिया कि अगली सभा में एक बड़ा फैसला सुनाएगा। अगली सभा में उसने आमदनी के हिसाब से टैक्स देने के नियम को लागू कर दिया। मंत्री इसके खिलाफ बोलने लगे कि अचानक से हुआ ये बदलाव पूरी प्रजा की शांति भंग कर सकता है और जमींदारों को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन रॉय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा कि जिसके पास 10 खेत हैं वो 10 चावल की बोरियां देगा और किसी के पास अगर एक है तो वो एक ही देगा ना। ये गलत कैसे हुआ? क्या ये गलत नहीं कि अमीर और गरीब एक बराबर टैक्स दे? जो इस देश में ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें देश को ज्यादा देना होगा। साथ ही रॉय ने आदेश दिया कि उन सबको पकड़ा जाए जो गरीबों से चोरी करते हैं और गैर कानूनी सामान को जब्त करने के आदेश दिए ताकि वो गरीबों में बांटा जा सके। ये देखकर मुख्य
मुख्यमंत्री के मन में थोड़ी शांति पहुंची। रॉय भी खुश था, लेकिन ग्यून ने उसे वहां आकर डांटा कि सभा तो ऐसे चला रहे हो तुम जैसे बच्चों का खेल हो। अब रॉय ने कहा कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ अभी तो मैं राजा हूँ, तो किसी के सामने मुझसे जोर से बात मत करना, ठीक है। ग्यून इस बात से खिंचकर खुद को रोक नहीं पाया और रॉय को पास पड़ा सामान मारने ही वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना गलत होगा। तभी नौकर अंदर आने लगे। ग्यून और रॉय अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ग्यून ने रॉय को बताया कि रानी का भाई जियोंग हो एकदम बेकसूर है और कुछ बेकार मंत्री उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रानी को गद्दी से हटाया जा सके। ग्यून ने रॉय को इस मामले से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। रॉय ने बात तो मान ली, लेकिन उस रात रानी उसके कमरे में आ गई। रॉय घबरा गया और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन तभी रानी ने एक चाकू निकाला और कहा कि आप मुझसे बात कीजिए वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। रॉय ये देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने रानी से वादा किया कि तुम्हारा भाई बेकसूर है, मुझे पता है, उसे हम बचा लेंगे।